हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पेपर नंबर 11 एनटीए अभ्यास के फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट का। और इस पेपर में से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस मैं आपके साथ करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए। इफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट आर दिस एंड दिस, देन इट्स मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू। तो मैग्नेटिक लेंथ हमारा डायपोल मोमेंट और पोल स्ट्रेंथ, इनके बीच में एक बहुत ही आसान सा रिलेशन होता है दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, इनटू मैग्नेटिक लेंथ। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। हमें मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे किसमें, मैग्नेटिक मोमेंट में। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है 3.6 इंटू 10 इज रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय, आपको मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से इसको डिवाइड करना है विच इज 120 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो ये भी SI यूनिट्स में है, ये भी SI यूनिट्स में है, तो आपको आंसर भी SI यूनिट में मिलने वाला है। तो जो मैग्नेटिक लेंथ है ना, वो मैग्नेटिक लेंथ का आंसर आपको मिलेगा मीटर में। सो 10 इज रेज टू द पावर -3 से 10 रेज टू द पावर -3 कैंसिल आउट हो गया। 3 से गया ये 1.2 टाइम्स, 3 से गया 40 टाइम्स, और 4 से गया 0.3 टाइम्स, और 4 से गया ये 10 टाइम्स। सो यू विल गेट 0.03 मीटर, 0.03 मीटर आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है। और आप इसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इज द मैग्नेटिक जो है हमारी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसे आप टिक कर दीजिए। समझ में आया सवाल? तो सवाल बहुत ज़्यादा सिंपल था, बट ये फॉर्मूला जो है बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आपको इस फंसा सकता है यदि ये एक्चुअल एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा फॉर्मूला, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नेटिक लेंथ से तो हमें पता चल जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए मैं लाया हूँ। तो सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि 22% डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। 2022 में 22% डिस्काउंट आपको मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। बस आपको कोड जो है अप्लाई करना है NKC सर लाइव। कोड को भूलना नहीं है, दिमाग में एक ही चीज़ रहनी चाहिए, NKC सर लाइव कोड लगाना है, 22% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अनअकैडमी प्रोडिजी जो है वो हो रहा है 23 जनवरी को और 10 AM ऑनवर्ड्स। इसमें क्लास 7th, 8th, 9th, 10th जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं क्लास 11th और 12th के, वो स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें आपको ढेर सारी स्कॉलरशिप और ढेर सारे जो प्राइजेस हैं आपको मिलेंगे, और 20 लाख का जो है कॉलेज ग्रांट भी आपको मिल सकता है। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव यदि इसमें आपको एनरोल करना है फ्री में। तो फ्री में एनरोल करने के लिए NKC सर लाइव कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। पहला जो प्राइस है इसमें वो मैकबुक है, आईफोन 2nd और 3rd को, और आईपैड, इकोडॉट और अमेजोन के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, और स्कॉलरशिप भी इसमें यहाँ पे इंक्लूडेड है। और कुछ बैचेस की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि बैचेस जो है 5 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 3 बैचेस हैं यहाँ पे। ये जेई मेन और एडवांस 2023 में जिनको देना है क्लास 11th के बच्चे, उनके लिए होने वाला है। और ये एक रैपिड रिवीजन जो है, क्विक रिवीजन बैच है जो जेई 22 में देने वाले हैं। और जो क्लास 11th के बच्चे हैं जेई मेन और एडवांस 2023 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के जो हाईलाइट्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्लास 11th का रिवीजन भी होगा और क्लास 12th के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा, है ना। और यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे इन सारे बैचेस में, और बैकलॉग का कवरेज भी यहाँ पे होने वाला है, और जो बेस्ट अप्रोचेस हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। कोड आपको अप्लाई करना है NKC सर लाइव। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई 2022 के लिए जो बहुत ही नज़दीक है, और टेस्ट सीरीज जो है 9 जनवरी को होने वाली है स्टार्ट, और यहाँ पे हर संडे होने वाली है 2 से लेकर 5 बजे तक। दोपहर के 2 बजे से शाम को 5 बजे तक ये टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें जेई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं जो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए हैं वो आपको मिलने वाले हैं, और इनके सॉल्यूशंस और आपकी डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट जो है आपको दी जाएगी।
बस आपको क्या करना है, आपको एनरोल करना है इसमें और कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। और यदि आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो भी मिल सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल में आपको दिया है कि एन आइसोलेटेड सोप बबल इज केप्ट इन अ कंटेनर इन विच द प्रेशर इज मेंटेन्ड एट P0। तो एक कंटेनर है जिसमें प्रेशर P0 के बराबर मेंटेन किया गया है। द बबल इज गिवन सम चार्ज ड्यू टू विच its radius increases to small r and the pressure inside the bubble reduces to P0. If the surface tension of the soap bubble is T, then the charge given to the bubble is equal to। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल में एक बार और समझा देता हूं कि क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बाइट साइज पीसेस में इसको तोड़ के मैं समझा रहा हूं आपको। तो हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के बारे में कहा गया है कि ये कंटेनर में जो प्रेशर है वो मेंटेन्ड है P0 के बराबर। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो P0 के बराबर मेंटेन्ड है। इसके अंदर एक सोप बबल एग्जिस्ट करता है, सोप बबल है यहाँ पे, और ये हमने बना दिया सोप बबल। सोप बबल का रेडियस कुछ होगा, लेट्स से R1 के बराबर इसका रेडियस है, R1 के बराबर इसका रेडियस है, और अंदर कुछ प्रेशर होगा गैस का, जो भी एयर इसके अंदर ट्रैप्ड है उसका प्रेशर होगा, लेट्स से P1 के बराबर इसका प्रेशर होने वाला है। हमें P1 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, हमें इस रेडियस के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, बस हमें यह कहा गया है कि बाहर का प्रेशर, इस कंटेनर का प्रेशर P0 के बराबर है। अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इस बबल को चार्ज दे दिया जाता है। बबल को यदि हम चार्ज देंगे तो पूरे का पूरा जो चार्ज है वो यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हम ऐसा मानेंगे। बबल इज गिवन सम चार्ज ड्यू टू विच इट्स रेडियस इंक्रीजेस। यहां पे हम मानेंगे कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इस पूरे स्फीयर के ऊपर। जब पूरे स्फीयर के ऊपर चार्ज यहां पर आ जाएगा तो क्या होगा कि वो सारे चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे, और ये जो आपके पास स्फीयर है ये एक्सपेंड हो जाता है, इसका रेडियस इंक्रीज होकर r के बराबर हो जाता है। तो ये आपके पास बिफोर का सीन है, और मैं आफ्टर का सीन यहां पर आपको दिखा देता हूं। आफ्टर क्या होता है कि ये हमारे पास है कंटेनर, इसका प्रेशर अभी भी P0 के बराबर है, लेकिन ये सोप बबल का साइज इंक्रीज हो जाता है। सोप बबल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगता है, लाइक दिस। और इसका रेडियस हमें मिलता है r के बराबर। अब देखिए इसका साइज यदि इंक्रीज हो गया है, साइज यदि इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, भी नहीं, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, और मान भी सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसका जो हमारे पास प्रेशर है वो P0 के बराबर अब हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर अब चार्ज है, लेकिन अब इसके ऊपर चार्ज आ चुका है, चार्ज आ चुका है, और चार्ज का अमाउंट भी हमें नहीं दिया हुआ है। दिया है क्या? नहीं दिया है। अमाउंट ही पूछा है आपसे कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमने इसको दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जैसे हमने इसको चार्ज देते हैं तो ये एक्सपेंड होने लगता है। एक्सपेंड होने लगता है तो अंदर का जो एयर है, एयर के प्रेशर की वजह से एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। इस तरीके से एयर की वजह से फोर्स लगेगा, और जो चार्ज है, चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे लग रहा होगा, और उस प्रेशर की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और बाहर जो आपके पास कंटेनर में एयर भरी हुई है उस एयर की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। यह बात आपको समझ में आई कि कैसे जो एयर है दोनों तरफ की वो फोर्स लगा रही है सोप बबल के ऊपर, और चार्जेस की वजह से भी एक फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आई बात? अंदर की एयर का फोर्स हमने देख लिया, बाहर की एयर का फोर्स हमने देख लिया, और जो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उस चार्ज की वजह से भी हमने फोर्स देख लिया है, और कोई फोर्स यहां पर है नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका एक्सपेंशन तब तक होगा जब तक कि ये फोर्सेस आपस में बराबर नहीं हो जाते। पहले क्या होगा कि अंदर वाले फोर्सेस ज्यादा हैं बाहर वाले फोर्सेस से, तो ये इंक्रीज होता जाएगा, इसका साइज बढ़ता जाएगा। साइज बढ़ता जाएगा तो एयर का प्रेशर कम होगा, एयर का प्रेशर कम होगा तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज होगा, और बाहर वाला तो कांस्टेंट फोर्स है ही। एक मोमेंट ऐसा आएगा
कि जब ये फोर्सेस जो अंदर से लग रहे हैं बाहर की तरफ और बाहर से लग रहे हैं अंदर की तरफ आपस में बराबर आ जाएंगे, और उस समय मैं कह सकता हूं कि रेडियस जो है वो उसका बढ़ना रुक जाएगा, रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा, और कहा गया है सवाल में वो स्मॉल r के बराबर हो जाता है और प्रेशर अंदर का P0 के बराबर हो जाता है। तो बस मुझे यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे स्टैब्लिश करना है, मुझे बस यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना है कि जो भाई हमारे पास अंदर से प्रेशर आ रहा है और जो बाहर से प्रेशर आ रहा है, अंदर से प्रेशर हमारे पास कितना है P0, प्रेशर है अंदर P0, या फिर आप प्रेशर्स को बराबर कर सकते हैं कि अंदर प्रेशर बाहर प्रेशर बराबर हो चुका है, बातें की है, चाहे फोर्सेस को बराबर करें चाहे प्रेशर्स को बराबर कर दीजिए, बिकॉज सरफेस एरिया तो सेम ही है सारे प्रेशर्स के लिए ही। तो अंदर का प्रेशर P0 और प्लस में सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है और उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे कंडक्टर है ऐसी शेप का हो चाहे ऐसी शेप का हो, कैसी भी शेप का कंडक्टर हो जिसकी सरफेस पर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, उसकी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे कंडक्टर की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस कंडक्टर में हो रहा है वैसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस बबल में है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपके पास अंदर का प्रेशर, और बाहर का प्रेशर कितना है P0 के बराबर। सरफेस टेंशन का प्रेशर भूल मत जाना कभी भी, सरफेस टेंशन का प्रेशर जो है, सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं उसे कि अंदर का प्रेशर में से यदि मैं माइनस कर दूंगा 40 अपॉन r, वो बराबर हो जाएगा बाहर के प्रेशर के। तो ये बेटा हमारा अंदर का प्रेशर है, मतलब ये प्रेशर जो है हमने इक्वेट कर दिए हैं, बाहर का प्रेशर है P0 और उसकी वैल्यू अंदर के प्रेशर से 40/r के बराबर कम होने वाली है। बस सॉल्व कर लीजिए इसे, P0 से P0 जो है कैंसिल आउट हो जाता है और आपको मिलता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आपको मिल जाता है किसके बराबर 4t अपॉन r के बराबर, 4t अपॉन r। यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ q अपॉन 4πr स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 4t अपॉन r। तो यहाँ आपको मिलता है q स्क्वायर अपॉन 16 और 16 पाई स्क्वायर r रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आपको मिल जाएगा 4t डिवाइडेड बाय r। तो एक r से पावर जो है कैंसिल आउट हो जाती है, 3 पावर बचती है, 2 और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ जाएगा आपके पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 2 इंटू पाई स्क्वायर r क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो हमें एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस हमें किस तरीके से दिए हुए हैं। हमें इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं, r अंदर बाहर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलता है q इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 8, पाई स्क्वायर का कितना आएगा पाई, यहाँ पे r क्यूब को r स्क्वायर इंटू r लिख सकता हूँ, तो r स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा आपके पास r, और अंदर आपको बचने वाला है 2, यहाँ बचने वाला है आपके पास r, यहाँ बचने वाला है एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस टेंशन t को तो भूल ही गए भाई, यहाँ पे t भी है, यहाँ पर आ जाएगा t। तो ये आपका सही आंसर होने वाला है 8πr अंडर रूट ऑफ 2r एप्सिलॉन नॉट इंटू t। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, इसे आप टिक कर सकते हैं। तो कैसा लगा सवाल आपको बताइए कमेंट में लिख के, और वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में आपको दिया है कि 4 आइडेंटिकल हीट कंडक्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द टेम्परेचर थीटा एट द जंक्शन, थीटा ऑफ द जंक्शन आपको कैलकुलेट करना है, एंड इट्स गिवन दैट द रॉड्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम द साइड्स। रॉड्स जो हैं इन साइड से इंसुलेटेड हैं, यानी कि जो हीट है वो बाहर सराउंडिंग में नहीं जा रही है, हीट सराउंडिंग में नहीं जा रही है, हीट का जो फ्लो है इन रॉड्स की लेंथ के अलोंग ही हो रहा है। ये सवाल में यहाँ कहने की कोशिश की गई है कि आप समझ जाइए, है ना। यानी कि सिर्फ जो हीट कंडक्शन है वो हमें कंसीडर करना है, हीट का फ्लो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन की वजह से होगा, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। हमें पूछा गया है कि इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। ऐसे सवाल हमने इस चैप्टर में भी कर रखे हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं कि जहां पे हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं और 4 ब्रांचेस में हमें करंट मालूम है और हमें वोल्टेज मालूम है, और हमसे इस जंक्शन का वोल्टेज पूछा जाता है,
तो ये सारी बातें हमें करनी है। तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ किरचॉफ्स करंट लॉ का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ का जो टेम्परेचर है या तो मान लीजिए उसको सबसे ज़्यादा है या मान लीजिए सबसे कम है। आप कुछ भी टेम्परेचर इसका ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक तरीका इस्तेमाल करता हूँ हमेशा जो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, उससे गलती के चांसेस कम होते हैं ना। आप टेम्परेचर तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, उसकी वैल्यू किसी से भी ज़्यादा किसी से भी कम मान सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको मान लेता हूँ T, और T को या तो मैं सबसे ज़्यादा मान लेता हूँ, इन चारों से भी ज़्यादा है, या मान लेता हूँ चारों से सबसे कम है ये। तो मैं मान रहा हूँ कि ये जो टेम्परेचर है ये सबसे कम है, इट्स इवन लेस देन 20। मैं मान रहा हूँ बस, ये असली में होगा पता नहीं मुझे क्या होगा, लेकिन हमारा आंसर सही आएगा। तो मैंने मान लिया कि ये सबसे कम टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर है। तो ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ करंट यहाँ पे फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ करंट यहाँ पे फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट करंट यहाँ पे फ्लो होगा, और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट करंट यहाँ पे फ्लो होगा। और ये जो टोटल हीट करंट है जो इस जंक्शन की तरफ जा रहा है, इसका एल्जेब्रिक समीशन जो है वो 0 के बराबर आने वाला है। यही किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि समेशन ऑफ ऑल द हीट करंट्स कमिंग एट द जंक्शन और मूविंग आउट फ्रॉम अ जंक्शन जो है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं हीट करंट लिख रहा हूँ इस वाली रॉड में, मैं मान लेता हूँ इसका लेंथ जो है L के बराबर है, सबका L है बिकॉज आइडेंटिकल रॉड्स हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेता हूँ A के बराबर है, कंडक्टिविटी K के बराबर मान लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूंगा K A डेल्टा T ज्यादा माइनस कम डिवाइडेड बाय L प्लस 80 डिग्री सेल्सियस वाली जो रॉड है सबसे, ये वाली रॉड, इसमें मैं करंट लिख रहा हूँ K A डेल्टा T 80 माइनस T डिवाइडेड बाय L, और आएगा यहाँ पे आपके पास K A 100 माइनस T डिवाइडेड बाय L प्लस में आएगा आपके पास K A 40 माइनस T डिवाइडेड बाय L, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर आपको मिल जाता है। अब इसे आप करिए सॉल्व, तो यहां से KAL 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 सब आपस में कैंसिल आउट हो गया। 20 80 100 200 240 T T T T आ जाएगा आपके पास 4T इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा T इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 4, आपको मिल जाता है यहां से 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो हमें जो टेम्परेचर जंक्शन का मिल चुका है वो 60 डिग्री सेल्सियस के बराबर मिल चुका है। तो आंसर क्या टिक कर देंगे, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक बात समझ में आया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन कहता है, अ ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप an inclined plane, fixed inclined plane of inclination 60 degree with a velocity of 20 meter per second and stops after 2 seconds. The approximate value of the coefficient of friction is equal to, तो हमें coefficient of friction की जो वैल्यू है वो बतानी है, अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ कि ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक यहाँ पे मान लेते हैं, इसका मास हमें नहीं दिया हुआ है, मास इसका मान लेता हूँ m के बराबर है। ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से, और ये 2 सेकंड के बाद रुक जाता है। अब देखिए इस तरफ जा रहा है इनिशियली, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और 2 सेकंड के बाद मैं मान लेता हूं कि ये यहां पहुंच जाता होगा और इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 के बराबर। यहां पर जो टाइम स्टॉप वॉच में था 0 के बराबर था, और यहां पर जो टाइम है स्टॉप वॉच में t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बराबर है। तो 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड के बराबर हो चुकी है। तो हमें कैलकुलेट करना है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि इन दोनों सेकंड्स में ये मूव कर रहा है ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन पर ये मूव कर रहा है, यानी कि ये स्लाइड हो रहा है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा उसका नेचर काइनेटिक टाइप का होगा। जब दो सरफेसेस रिलेटिव टू ईच अदर एक दूसरे के ऊपर घिसड़ते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो काइनेटिक टाइप का फ्रिक्शन होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है म्यू के इंटू एन के बराबर।
तो यहां पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं लगे हाथ, कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन n के बराबर, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा नीचे mg के बराबर। इस mg के दो कंपोनेंट्स करें तो आएगा आपके पास mg cos ऑफ 60 डिग्री और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास mg sin ऑफ 60 डिग्री। अब मैं कह सकता हूं यहां पे क्या कि इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है, जो भी मोशन है वो इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग है। इस डायरेक्शन में मोशन है, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेज हैं उनको बराबर किया जा सकता है। तो मैं यहां से लिखूंगा नॉर्मल की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, mg cos 60 के बराबर। तो यहां से आपको मिल जाता है नॉर्मल इज इक्वल टू mg/2 नॉर्मल की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब एक फ्रिक्शन भी इसके रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस फ्रिक्शन का नेचर होगा काइनेटिक, उसकी वैल्यू होने वाली है म्यू इनटू नॉर्मल कितना आ चुका है mg/2 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पीछे की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं mg sin 60 और यहाँ पे क्या है म्यू mg/2 के बराबर। ये दो फोर्सेस इसके ऊपर पीछे की तरफ लग रहे हैं। तो मैं इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बता सकता हूं इस डायरेक्शन में कितना होगा। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में मैं बता सकता हूं mg√3/2 प्लस mg इंटू μ/2, यहां जाएगा आपके पास μ/2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास से इसको डिवाइड करना होगा। तो फोर्स अपॉन मास से मैंने एक्सेलरेशन पता लगा लिया है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 5√3 प्लस में 5μ। यह हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल चुकी है। एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में है 5√3 प्लस 5μ के बराबर। अब आप देखिए ध्यान से कि पहले इसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 0 पर, और अब इसका वेलोसिटी हो जाता है 0 के बराबर और इसके पास जो एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ रहा है और उसकी वैल्यू कितनी रही है 5√3 प्लस 5μ के बराबर। यानी कि रिटार्डेशन इसके पास रहा है और वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, दैट v इज इक्वल टू u प्लस at। v इज इक्वल टू u प्लस at यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है फाइनल 0, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है +20, एक्सेलरेशन माइनस में होने वाला है विच इज इक्वल टू 5√3 प्लस 5μ इंटू टाइम कितना लगा है 2 सेकंड के बराबर समय लगा है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू √3 विच इज 1.732 प्लस में 5 इंटू म्यू। सॉल्व करिए, 5 2 10 1 15 16 6 1 5 35 36 6 3 5 15 18। सो 1.866 आपको यहाँ पे मिलता है। इसको 1.87 लिखा जा सकता है प्लस 5μ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10। सो 10 माइनस 1.87 डिवाइडेड बाय 5 आपको यहाँ से म्यू की वैल्यू मिल जाती है। ये आपको मिल जाता है यहाँ से इट विल बी इक्वल टू यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया है हमने, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 5 और 3 8 आएगा सिर्फ। सो इट वुड बी 8.66 विच इज 8.67। तो 8.67 को यहाँ पे माइनस करना है तो यहाँ पे आपको मिलेगा 33 और 1.33 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। डिवाइड बाय 5 आप इसको कर देंगे तो 0. आपको मिलेगा यहाँ पे 2 10 और बचा 3 5 6 30 5 6 30। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.27 जो है आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मिलने वाली है। समझ में आया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0.27 के